हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था विद्युत रासायनिक श्रेणी, और विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है उसकी मैंने आपको जो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर जो है उसकी ट्रिक जो है बताइए हमें, तो मैंने जो है उसकी प्लेलिस्ट के अंदर जो यूजफुल ट्रिक्स ऑफ केमिस्ट्री है उसके अंदर एक ट्रिक बना के दे दी है, लेटेस्ट ट्रिक बनाई है, तो उसमें आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो देखो, जो अपन ने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी उसके द्वारा अपन मान ज्ञात कर पा रहे थे ई नोट के, किसके? ई नोट के। लेकिन अगर मान लो आपको कहा जाए ई का मान ज्ञात करना है, ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड विभव, ई का मतलब इलेक्ट्रोड विभव, जिसका दूसरा नाम होता है विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, ई एम और एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेंसर्ड समीकरण या नेंस्ड इक्वेशन। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा अपन किसी भी सेल के ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है ना, वो ज्ञात करने के लिए किन्होंने जो है मतलब प्रतिपादित किया या किन्होंने जो है बताया था। तो आंसर अपन क्या देंगे? नेंसर्ड। तो सबसे पहले देखो, अपन एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे डेनियल सेल के लिए ही उत्पन्न कर लेते हैं अपन। तो डेनियल सेल की अभिक्रिया थी अपने पास Zn प्लस Cu2 प्लस, बदल रहा था किसके अंदर? Zn2 प्लस और Cu। ठीक है, इनमें से जो जिंक है वो ठोस अवस्था में होगा, आयन है तो आयन किस स्थिति में होगा? एक्वस में। ये भी आयन है तो एक्वस, और ये हो जाएगा ठोस अवस्था में। ठीक है, इसमें आपको जो 11वीं क्लास है उसके 2-3 कॉन्सेप्ट जो है वो काम में आएंगे। सबसे पहले इस रिएक्शन में पहली चीज जो अपन लिखते हैं वो लिखते हैं साम्य स्थिरांक। इसको लिखते हैं साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक को वैसे लिखते हैं अपन Kc से, लेकिन जो साम्य स्थिरांक होता है वो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे गैस होती है ना, गैस, तो यहाँ पे Kc नहीं आता क्योंकि गैसों की कोई सांद्रता नहीं होती। क्या आता? फिर Kp आता, दाब की टर्म में लेते हैं। Kc का मान लिखते टाइम दो चीजों को लिखते हैं और दो को नहीं लिखते। वो दो कौन सी हैं ये देखो यहाँ पर आप, ठोस और द्रव, मतलब शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव जो है उसकी सांद्रता एक होती है, एक मतलब 1 कैपिटल M होती है। इसलिए तो शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव होते हैं, उनको साम्य स्थिरांक में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो गैस है इसके लिए मैंने बताई दिया कि Kc में आ ही नहीं सकती, किसमें आएगी? Kp में। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन केवल यहाँ पर इस चैप्टर में अपन किसका ध्यान रखेंगे? एक्वस का ध्यान रखेंगे, बस केवल एक्वस का। तो यहाँ पर एक्वस जो है ना वो कौन कौन है? Cu2 प्लस और Zn2 प्लस। अब इनमें से ये देखना है कि ऊपर कौन आएगा, नीचे कौन आएगा। तो इसकी परिभाषा सुन लो। परिभाषा है किसी अभिक्रिया में उत्पादों की सांद्रता और क्रियाकारकों की सांद्रता के अनुपात को, उत्पादों की सांद्रता और क्रियाकारकों की सांद्रता के अनुपात को कहते हैं साम्य स्थिरांक। तो अनुपात जो है ना वो कैसे लिखेंगे? Zn2 प्लस ऊपर आ जाएगा और Cu2 प्लस है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसको अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हुआ एक 7th चैप्टर है उसके अंदर साम्य अवस्था वाले में से। एक और काम में आएगा अपने 11th क्लास में ही था, बस वो था 6ठे चैप्टर में ऊष्मागतिकी में, वो था डेल्टा जी और साम्य स्थिरांक में संबंध। तो डेल्टा जी बराबर था डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 NRT log 10 Kc। log 10 का मतलब बेस है ना इसकी 10 है, जी का मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा लग गया तो परिवर्तन, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, और इसमें नोट लग गया तो ये हो गया मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। अब देखो, गिब्स तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे भी लिखा मिल सकता है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, तो एक ही बात है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। एन क्या है यहाँ पर? एन वो है मोलों की संख्या, तो एक मोल अगर होगा तो एन आएगा नहीं। आर गैस स्थिरांक है, टी ताप है, और अपने पास है Kc। आगे देखो, हम जानते हैं कि मुक्त ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक, माइनस। तो यहाँ पर डेल्टा जी का एक सूत्र था, डेल्टा जी बराबर माइनस NFE, और एक था डेल्टा जी नोट बराबर माइनस NFE नोट। ठीक है, इस तरीके से दो सूत्र अपने पास थे। इन दोनों सूत्रों को इसमें रख दिया जाए और Kc का मान जो है यहाँ पर रख दिया जाए, तो अपने पास एक समीकरण प्राप्त होगा। उसी से अपन नेंसर्ड समीकरण जो है उसको उत्पन्न करेंगे। तो इसकी जगह ये आ गया, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2.303 NRT log Kc का मान रख दो यहाँ पर Zn2 प्लस अपॉन
Cu2+, ठीक है। उसके बाद में इसको अपन कोई भी इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण नंबर 2 को -nf से विभाजित करने पर, विभाजित का मतलब भाग देने पर, विभाजित करने पर, तो देखो क्या होगा, इसमें -nf का भाग दो, इसके अंदर -nf का भाग देंगे तो क्या आएगा, e, क्या जाएगा e, इसके अंदर -nf का भाग देंगे तो क्या जाएगा E0, और इसमें -nf का भाग देंगे तो -2.303 nRT अपॉन nf, ठीक है। यहां पर आ जाएगा log Zn2+ और Cu2+। वैसे तो इसी को ही बोलते हैं दी गई अभिक्रिया के लिए नेनसर्ट समीकरण। दी गई अभिक्रिया के लिए, दी गई अभिक्रिया का मतलब है ये जो रिएक्शन दे रखी थी उसके लिए, ये जो E है इसको बोल देंगे ई सेल और इसको बोल देंगे E0 सेल, ई सेल और E0 सेल। लेकिन इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, सरल, सरल का मतलब यहाँ T बराबर है 298 केल्विन, R का मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, F होता है फेराडे, फेराडे का जो मान होता है वो तो अलग होता है, लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम अपन इसको 96,500 लिख देते हैं, एक्चुअल में तो होता है 96,487, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए अपन कर देते हैं। और ये जो n होता है ना, n वो है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि यहाँ पर कितने हैं, 2 है। यहाँ पर देख लो आप, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर ने उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। तो F, T और R, T और F के मान रखने यहाँ पर, और मोलों की संख्या को 1 मान लिया जाए, ठीक है। मोलों की संख्या कितनी मान ली जाए, 1। ये n अलग है, ये तो है अपने पास स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। वैसे अपन इसको मोलों की संख्या को 1 ही मान लेते हैं, शुरू से ही मान लेते हैं अपन, तो आप इसका ध्यान रखना, यहाँ पर 1 मोल के लिए ज्ञात कर लेते हैं अपन, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर अंतिम जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ई सेल बराबर E0 सेल। सब कुछ मान रखने के बाद, सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.059 R, T और F का मान रखने के बाद। N का मान 2 है इस अभिक्रिया के लिए, सबके लिए 2 नहीं होगा, इस अभिक्रिया के लिए 2 है। और आगे अपने पास लोग Kc का मान लिखा हुआ ही है, तो लोग Kc जो अपने पास जाएगा Zn2+ अपॉन Cu2+। तो आपसे पूछा जाएगा डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, तो डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन का मान ये होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक इजी तरीका बताया है, इसके अलावा एक तरीका और है जिससे भी आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा टिपिकल रहेगा, इसलिए मैंने वो वाला तरीका आपको बताया नहीं है। उसमें क्या करना होता है, अपन ने जो सूत्र पढ़ा था इसका, वो पढ़ा था EC माइनस EA। यहाँ पर कैथोड के रूप में कौन था, कॉपर, एनोड के रूप में कौन था, जिंक। तो उन दोनों के लिए मान ज्ञात करने के बाद यहाँ पर रखो, फिर उसका अंतर लो, तो उसको थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आपको ये जो है ना, आप इस तरीके से करके आओगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ये हमारे बुक में नहीं था, हमें इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है ये। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, और फिर ये बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक इसकी कि कैसे अपन तुरंत नेक्स्ट समीकरण लिख सकते हैं। आपको ये अभिक्रिया दी जाएगी, साम्य स्थिरांक का मान लिखना होगा। 2 नियम ध्यान रखेंगे, ठोस और द्रव हुआ तो अपन इसमें नहीं लिखेंगे, गैस लिख नहीं सकते, गैसों की सांद्रता नहीं होती है, और एक्वस को अपन यहाँ पर लिखेंगे। उत्पाद ऊपर आएंगे, क्रियाकारक नीचे। फिर एक सूत्र था साम्य अवस्था, जो उष्मागति के चैप्टर था उसके अंदर, यहाँ पे मोलों की संख्या को अपन ने 1 मान लिया, अगर 1 से ज्यादा होगी तो n आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि मुक्त ऊर्जा का मतलब उत्सर्जित ऊर्जा हुई तो माइनस आएगा, तो माइनस NFE, और ये हो जाएगा माइनस NFE0। तीनों की मान रख दिया अपन ने, डेल्टा G का भी रख दिया, डेल्टा G0 का भी रख दिया, Kc का भी रख दिया। फिर उसके बाद में माइनस NF का भाग दिया, ये समीकरण आ गया। T, F और R के मान रखने के बाद 0.059 आया। स्थानांतरित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 थी, इसलिए 2 आ गया। और जो लोग Kc का मान जो था उसी तरीके से अपन ने लोग Kc को रख दिया है। तो ये हुआ अपने पास नेचर समीकरण है, उसको अपन किस तरीके से लिखते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक, जल्दी से अपन आंसर कैसे लाएंगे। तो अपन देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन आपको दे रखी हो तो डायरेक्ट अपन नेचर समीकरण कैसे लिखेंगे। तो देखो, कोई भी रिएक्शन दे रखी हो आपको, पहले मैं बता रहा हूँ कि फिक्स कितना होगा, फिक्स। तो फिक्स जो है वो इतना है, ये
इतनी चीज है ना आप सभी समीकरण में लिख दो, सभी में जो जिसके लिए भी दे रखा है उसमें, ठीक है। उसके बाद में इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रॉन 2, और उत्पाद जो है ना वो ऊपर और क्रियाकारक नीचे। बस ये आंसर हो गया इसका। तो दो ही चीजें चेंज हो रही है यहाँ पर। कौन कौन चीज चेंज हो रही है, एन और केसी। क्या चेंज हो रहा है, एन और केसी। जैसे एक बार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक रिएक्शन दे रखी थी, उस रिएक्शन के लिए बोला गया आपको इसके लिए नेचर समीकरण लिखिए। जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था वो तो था व्युत्पन्न करने का तरीका, मतलब आपसे ऐसे पूछे ना नेचर समीकरण को व्युत्पन्न करो, तब तो आपको पहले ही जैसे करना है। लेकिन अगर ऐसे बोले कि नेचर समीकरण लिखो, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट, तो अपन को व्युत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, मैंने क्या बताया था अभी, सबसे पहले ई सेल, फिर ई नोट सेल, फिर 0.059 इतना लिख दो बस। उसके बाद में देखो क्या बताया था, एन चेंज होगा, एन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं नहीं पता, कितने हैं, एन है, एन। उसके बाद में लोग केसी का मान लिखेंगे, तो क्या बताया था, ठोस और द्रव को नहीं लिखते हैं, तो ये ठोस है, इसका मतलब इसको नहीं लिखेंगे, नहीं लिखने का मतलब इसकी साम्यता 1 होती है 1, और इसमें एक्वस आ रखा है, इसका मतलब इसको नीचे लिख देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आ रही बात समझ में। मतलब इसी तरीके से कोई भी रिएक्शन आपको दी जा सकती है। जैसे मैं और एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, जैसे मान लो आपको एक रिएक्शन दे दी इस तरीके से, और ऐसे कहा गया कि इस अभिक्रिया के लिए नेचर समीकरण जो है वो लिखिए है, तो आप क्या करोगे, पहले वही ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059, ठीक है, और लॉग। अब देखो क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 3, लेकिन इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो आप बैलेंस करेंगे इसको, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 3, ठीक है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। ऊपर कौन आएगा, Cr3+, इसको तो लिखेंगे नहीं, इसको लिखेंगे। संख्या कितनी है, 2, तो संख्या को पावर पे लिख देंगे, और नीचे आ जाएगा Cd2+, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये तरीका हुआ अपने पास नेचर समीकरण जो है उसको डायरेक्ट लिखने का। डायरेक्ट मतलब कोई भी रिएक्शन दे रखी हो तो डायरेक्ट अपन नेचर समीकरण को लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। अब इसी रिलेटेड दूसरा जो फॉर्मूला बन सकता है ना, वो मैं बता रहा हूं आपको, यहीं पे देखिए आप। जैसे अगर आपने से कहा गया कि प्रक्रम जो है ना वो कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में। किसमें है, साम्य अवस्था में। तो साम्य अवस्था में है, इसका मतलब डेल्टा जी का मान हो गया 0, जिसको अपन कह सकते हैं ई का मान क्या हो गया 0। किसका, ई का मान जो है वो क्या हो गया 0। तो देखो यहां से मैं दोबारा इक्वेशन को लिख देता हूं, ई बराबर ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन और लॉग के सी। ये अपने पास सूत्र है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए साम्य स्थिरांक की गणना करो, साम्य स्थिरांक की, मतलब आपसे लॉग के सी याद करवाए, तो साम्य स्थिरांक का मतलब प्रक्रम कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में। तो ई कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ई 0 हो गया, तो 0 बराबर ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन और लॉग के सी। इस पूरे मान को इस तरफ ले आओ, और ये 0 था ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ई नोट जो है उसको इधर रहने दो, इसको पूरे को इधर ले आओ, तो 0.059 अपॉन एन और लॉग के सी, ये आ गया। उसके बाद में अपन को के सी याद करना है, तो लॉग के सी बराबर क्या हो गया, ई नोट को एन से गुणा करने के बाद 0.059 ये अपने पास सूत्र हो गया साम्य स्थिरांक ज्ञात करने का। किसको ज्ञात करने का, साम्य स्थिरांक ज्ञात करने का। लेकिन अगर अंतिम रूप दे इसको, आप अंतिम रूप दे दे इसको, तो अंतिम रूप इसका क्या हो सकता है। तो जैसे ही इसको लॉग को हटाएंगे यहाँ से, इस लॉग को हटाएंगे यहाँ से, तो अपने पास क्या हो जाएगा, केसी बराबर इस तरफ क्या आ जाएगा, एंटी लॉग, क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ई नोट इंटू एन अपॉन 0.059। तो ये मैंने आपको आज नेचर समीकरण बता दिया है। इसके फॉर्मूले जो है ना आपको याद करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं नेचर समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल वो आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि समीकरण कैसे बनाया जाता है, साम्य स्थिरांक का मान कैसे याद करते हैं। तो साम्य स्थिरांक में आप केसी बराबर या तो ये सूत्र लगा सकते हैं या फिर ये सूत्र लगा सकते हैं। एन क्या था, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई नोट उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, जिसके द्वारा अपन विद्युत वाहक बल
या सेल विभव जो है मतलब जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए। बस आप लोगों से एक ही शिकायत है कि आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनसे संबंधित कोई कमेंट्स आप नहीं करते। कमेंट आपको करना है उसके अंदर कि आपको जो बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप उसमें कमेंट्स कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट से ही पता चलेगा कि अभी कोई इंप्रूवमेंट करना जरूरी है या बिल्कुल स्मूथली सही चल रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से जो है ना बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।